1971 की जंग आपको याद होगी। 1971 की जंग में पाकिस्तान को मिली शानदार जीत का जश्न भारत हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाता है। इस बार भी विजय दिवस की भव्य तैयारियां की गई हैं। कोलकाता में विजय दिवस के रिहर्सल में हिंद के वीरों की जांबाजी की एक झलक देखी गई है। बाजुओं का दम, साहस की धुन, और चौंकाने वाला फन। कुछ इसी अंदाज में 16 दिसंबर विजय दिवस के जश्न की तैयारियां चल रही हैं। ये वो विजय दिवस है जिसे हिंदुस्तान 1971 की जंग को याद कर मनाता आ रहा है। एक ऐसी जंग जिसमें पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया, साथ ही दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क को जन्म दिया जिसे बांग्लादेश के तौर पर पहचान मिली। तब से अब तक हिंदुस्तान इस तारीख को जश्न मनाता आ रहा है और इसे नाम दिया है विजय दिवस का। इसी के चलते भारतीय सेना की ये जवान अपने हौसले, हिम्मत और हुनर की झांकी लगा चुके हैं। कोलकाता में सेना की ये जवान जश्न की तैयारियों में जुटे हैं और एक से एक करतब दिखा रहे हैं, जिसके गवाह बन रहे हैं सेना के आला अफसर। हवा से जमीन पर उतरते इन जवानों को देखकर रोमांच बढ़ना लाजमी है। हिंदुस्तान की शोहरत को कुछ इसी अंदाज में बुलंदियों पर पहुंचाने का दम सेना के कंधों पर है। इस बात को ये जवान भी बखूबी समझते हैं। वैसे तो सेना का काम बड़े बड़े जोखिम उठाकर देश की आन बान शान को ऊंचा रखना है, लेकिन जोश और जुनून की ये धुन भी साज को छेड़कर भी सजाई जाती है। यही बताने की कोशिश ये जवान कर रहे हैं। सेना को सिर्फ जंग और हथियार का उस्ताद समझ लेना नाइंसाफी होगी। वो हर उस फन में माहिर हैं जिसमें देश की भावना जुड़ी हो या फिर सेना पर भरोसा जुड़ा हो। तभी तो आग के गोलों से गुजरते इन घुड़सवार सेना के जवानों का जोश हाई है। जश्न का यह सिलसिला 16 दिसंबर को परवान पर होगा, क्योंकि तब देश याद कर रहा होगा उन अमर सपूतों के बलिदान को, जिनकी बदौलत देश की हिफाजत को भेदने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एयरफोर्स ने 15-16 दिसंबर को पूर्वी सेक्टर में एक्सरसाइज की तैयारी शुरू कर दी है। ये एक्सरसाइज पहले से ही तय थी। इंडियन एयरफोर्स ईस्टर्न मोर्चे पर 2 बड़े युद्धाभ्यास करेगी। पहली एक्सरसाइज 15 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि 20 दिसंबर से दूसरा युद्धाभ्यास किया जाएगा। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम इस युद्धाभ्यास में शिरकत करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज 20 दिसंबर से शुरू होने की खबर है। इसमें सुखोई 30 जैसे तमाम विमान शामिल होंगे। G20 के लिए केंद्र सरकार खास तैयारी कर रही है। दिल्ली के 300 टैक्सी ड्राइवर्स को दुनिया की अलग अलग भाषाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिनमें 134 महिला टैक्सी ड्राइवर्स भी शामिल हैं। इस ट्रेनिंग के बाद ये कैब ड्राइवर विदेशी मेहमानों से उनकी भाषा में बात कर पाएंगे, ताकि उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह पाए और फॉरेन डेलीगेट्स को यहां अपनेपन का एहसास हो। हेलो, बिया मैंने इंडिया, भारत में आपका स्वागत है। कहते हैं नई भाषा सीखना, नए वक्तव्यों को बोलना, नए शब्दों का प्रयोग करना, आप किसी की वाणी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और शायद कन्वर्सेशन का इससे बेहतर कोई साधन हो भी नहीं सकता कि आप दूसरे देश की भाषा बोलते हुए नजर आएं और दूसरे को अपना बनाते हुए नजर आएं। G20 के लिए लगातार देश तैयारी कर रहा है और ऐसे में 300 से ज्यादा ड्राइवर्स को स्किल्ड किया गया है। उनको अलग अलग भाषाएं सिखाई गई हैं और टारगेट है कि करीब 1000 ड्राइवर्स को स्किल्ड किया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा। तो पहले आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है। लगातार ड्राइवर्स को ट्रेन किया जा रहा है। ये समझाया जा रहा है कि जब भी कोई बाहर से आएगा तो अतिथि की सेवा कैसे करनी है, कैसे उससे बातचीत करनी है। तो कुछ टीचर्स मेरे साथ हैं और साथ साथ जो है आपको यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं ये सब ड्राइवर्स हैं। ड्राइवर्स ये समझाएंगे कि कैसे अतिथि की सेवा करनी है, कैसे उससे बात करनी है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये कि बड़ा सुंदर लगता है कि जब आप अपनी वाणी में बात करें। भारत में रीजनल लैंग्वेज इतनी सारी हैं, बाहर से विदेश से जब कोई आता है वो अपनी भाषा यहाँ पर सुनेगा
तो निश्चित तौर पर चौंकेगा भी और अपनापन भी लगेगा। तो यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो आने वाला G20 समिट है उसके लिए हम सॉफ्ट स्किल्स पे लिए, जो बेसिकली शिष्टाचार हो गया, उसमें थोड़ी रिस्पेक्ट कैसे देनी है, कैसे यहाँ पे अपने मेहमानों से बात करनी है, जो हमारा जो अतिथि देवो भव, जो हमारा बेसिकली जो टैगलाइन है उसको हम कैसे सार्थक कर सकते हैं, तो उसी के लिए इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि गेस्ट जो है एक तरह से भगवान का रूप है हमारे लिए और काफी बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो उसके लिए हम अपने सारथी जो लोग हैं इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और कैसे अच्छी तरह बात कर सकते हैं कैसे, उसके लिए 4-5 लोग आपको नजर आ रहे हैं शुरुआती लाइन में। इनसे मैं बात कर लेता हूँ। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन सी भाषा आपने सीखी, किस तरीके से आप जो हैं वो लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं और कितना टाइम लगा इस बात को बोलने। तो जरा सा अपना इंट्रोडक्शन अपनी भाषा में दीजिए। जी सर, सबसे पहले मैं फ्रेंच जो मैंने यहाँ से सीखी है, फ्रेंच और इंग्लिश। इंग्लिश वाज अ वेरी कॉमन फॉर वी आर वर्किंग लास्ट सो मेनी इयर्स। सो बोंजू, हेलो, बियावेने इंडिया, भारत में आपका स्वागत है। जामापेल दीपक कुमार, मेरा नाम दीपक कुमार है। जसुई इन साफरदाला, राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन, मैं राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन से संबंधित रखता हूं, आपका ड्राइवर हूं। बस प्यार से स्वागत करेंगे तो कोई भी आसानी से बैठेगा, खुश भी नजर आएगा और यही तरीका है, यही शिष्टाचार है जिसको कहीं ना कहीं समझाया जा रहा है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम श्रद्धा छेत्री है। श्रद्धा जी, कौन सी भाषा आपने सीखी है और कितना सीख लिया और कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दें? सर, मैंने जर्मन सीखी हुई है और मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना सीखा हुआ है, कैसे गेस्ट को वेलकम करना है, इस तरह से। पेशा चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप बेहतर जिंदगी में करना चाहते हैं तो नई चीजों को सीखना बेहद जरूरी है। शायद ये तमाम लोग नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ देश के एक महत्वपूर्ण कदम में ये लोग सहभागी भी हैं और सहयोगी भी हैं। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली। G20 की डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग इन दिनों मुंबई में चल रही है। इस मीटिंग के लिए पहुंचे डेलीगेट्स का मुंबई में भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस खास मौके के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को खास तौर पर रोशनी से सजाया गया। किस अंदाज में किया गया इन डेलीगेट्स का स्वागत बता रहे हैं मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख। इस वक्त हम गेटवे ऑफ इंडिया पर है। G20 इवेंट के लिए डेलीगेट्स के लिए जो अरेंजमेंट प्रोग्राम की गई थी वो इस वक्त हम देख पा रहे हैं। लेजर लाइट शो जो गेटवे ऑफ इंडिया पर देखा जाना था वो इस वक्त आप देख सकते हैं। आगे कल्चरल डांस और म्यूजिक महाराष्ट्र का जो है वो यहाँ पर प्ले आउट किया जा रहा है। G20 डेलीगेट्स जो है वो इस शो को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। दिन भर मीटिंग्स चली है। मीटिंग्स के बाद महाराष्ट्र में अगर है तो महाराष्ट्र के कल्चर को थोड़ा बेटर समझने के लिए, वहाँ के संगीत को जानने के लिए ये प्रोग्राम अनाउंस किए गए। उसके साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो शोज यहाँ पर रखे गए थे उस शो में आप कह सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो भी जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया पर दिखाई दी। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख, गुड न्यूज टुडे। एक संत के विचारों और जीवन दर्शन को दुनिया के सामने रखने के लिए एक नगर बसाया गया है। 250 किसानों ने अपनी जमीनें और फसलों का त्याग किया है ताकि दुनिया में धर्म, अध्यात्म और विज्ञान का विस्तार हो। हम रुक करेंगे अहमदाबाद के 600 एकड़ में फैले प्रमुख स्वामी महाराज नगर का, जहां आज प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। 1 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये तैयारी है आस्था, धर्म, संस्कृति और विज्ञान के महोत्सव की। अहमदाबाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह के इस भव्य उत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस वक्त हम प्रमुख स्वामी महाराज नगरी में मौजूद है और मेरे ठीक पीछे ये जो आप द्वार देख सकते हैं वहीं पर पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे और यहीं से इस पूरे समारोह का उद्घाटन होगा। पूरे 1 महीने तक ये पूरे यहाँ पर कार्यक्रम चलते जाएंगे। ये जो प्रमुख स्वामी नगरी जहाँ पर आप इस वक्त हम मौजूद है, आपको बता दें पूरे 600 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा नगरी है। इस आयोजन स्थल को प्रमुख स्वामी महाराज नगर नाम दिया गया है, जहां भारत के महान संत
प्रमुख स्वामी महाराज के विचारों और जीवन दर्शन को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। खास बात यह है कि इस उत्सव में धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के साथ ही ज्ञान विज्ञान को भी तरजीह दी गई है। जीवन की हर दशा दिशा को लेकर यहाँ चर्चा होगी, मंथन होगा। 14 प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेज होगी और 10 से ज्यादा एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज होगी। प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेज में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉन्फ्रेंस है, डॉक्टर्स की हैं, सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की भी हैं। इस महोत्सव के लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं। 1 माह तक चलने वाले इस उत्सव में करीब 55 से 60 लाख लोग हिस्सा लेंगे। 21 देशों के वीआईपी भी आस्था, उमंग और संस्कृति के इस महाकुंभ की रौनक बढ़ाएंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए करीब 80,000 वॉलंटियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनमें 1300 महिलाएं भी हैं। इतना ही नहीं, इस विशाल आयोजन स्थल के लिए 250 किसानों और बिल्डर्स ने अपनी जमीनें मुहैया कराई हैं। पिछले 10 महीने से 11 महीने से ये जमीन पे सब तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज जो देख रहे हैं पूरे 11 महीने की मेहनत है। एवरेज ये 11 मंथ्स में 7,000 से ज्यादा स्वयंसेवक श्रद्धा से उन्होंने सेवा की है। कोई डॉक्टर्स थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, इंजीनियर्स थे, लेकिन इस संप्रदाय के आश्रित थे। तो उनकी जब सेवा की बारी थी, उनके मंडल की, उनके क्षेत्र की जब बारी थी, तब प्रेम से सब सेवा करने के लिए आए। जीवन के उत्कर्ष की तमाम संभावनाओं को करीने से दर्शाता ये उत्सव यादगार पलों की सौगात ला रहा है। इसका मकसद सकारात्मक विचारों की ऊर्जा का संचार करने का है, ताकि दुनिया में शांति, समृद्धि और वैभव का विस्तार हो। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ सौरभ वक्तानिया, गुड न्यूज टुडे। प्रमुख स्वामी महाराज नगर की रौनक देखते ही बनती है। लोगों के स्वागत के लिए 6 कलात्मक द्वार तैयार किए गए हैं। महान संतों की आदमकद मूर्तियां बनाई गई हैं। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर की रेप्लिका तैयार की गई है, ताकि इस महोत्सव में शामिल होने वालों को यादगार पलों की सौगात मिल सके। प्रमुख स्वामी महाराज नगर में 380 फीट लंबा, 51 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार मेहमानों के स्वागत के लिए सज कर तैयार है। जाहिर है, यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। संत द्वार में आदि शंकराचार्य, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जैसी महान विभूतियों की आदमकद 28 प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। यहाँ 116 फीट लंबे और 38 फीट ऊंचे 6 कलात्मक भव्य प्रवेश द्वार भी तैयार किए गए हैं। 300 फुट ऊंची प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्ति भी सहज ही लोगों का ध्यान खींचती है। दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर की 67 फीट ऊंची रेप्लिका भी यहाँ बनाई गई है। इसके जरिए देश और दुनिया में 1200 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण करने वाले प्रमुख स्वामी महाराज को श्रद्धांजलि दी गई है। इसके अलावा 30 एकड़ में फैला नयन रम्य और प्रभावक ज्योति उद्यान यानी गार्डन मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। तो यहाँ ये सिर्फ डेकोरेशन या एंटरटेनमेंट नहीं है, यहाँ जीवन के उच्च मूल्य पाए जाते हैं, सीखे जाते हैं और वो सीखने के बाद जीवन में उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरणा मिलती है। यहाँ 70 एकड़ में फैली बाल नगरी के तो कहने ही क्या, इसे 4000 बाल सेवक ही संचालित करते हैं। यहाँ लाइट एंड साउंड शो के जरिए 300 बाल युवाओं के अभिनय को 3D प्रोजेक्शन तकनीक के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहाँ आने वाले सब जीवन में एक बार यहाँ आने से भी कुछ एक अच्छी बात सीख के यहाँ से अपना जीवन उन्नत बनाएंगे, वो बात हमें विश्वास में है और बनाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। फ्री ऑफ एंट्री है, पार्किंग फ्री है, खाने की सुविधा है और जबरदस्त ये कार्यक्रम यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ नारी उत्कर्ष मंडल भी बनाया गया है, जहाँ महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ सौरभ वक्तानिया, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में 2024 को होने वाला राम जन्मोत्सव बेहद खास होगा। ये वही साल होगा जब श्रद्धालुओं को नए और भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साल 2024 में अयोध्या में रामनवमी का दिन भक्तों के लिए बेहद खास रहेगा, क्योंकि इस दिन दोपहर 12 बजे भगवान भास्कर की किरणें रामलल्ला के ललाट को प्रकाशित करेंगी।
राम भक्तों के लिए शुभ समाचार ये भी है कि मकर संक्रांति के बाद जनवरी 2024 में रामलला स्थायी मंदिर से अपने नए भव्य और दिव्य मंदिर में आसीन हो जाएंगे। चलो सर, ये कहा जा रहा था कि जनवरी 2024 में कहा नहीं जा रहा है, हो ही जाएगा। हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। कब सर विराजमान होंगे भगवान? मालूम नहीं कब होंगे, लेकिन जनवरी 24। मकर संक्रांति का दिन होगा सर? नहीं, ये मालूम नहीं भाई, ये तो हम निकालेंगे दिन, अभी नहीं निकाला। हालांकि अभी तक इसकी तारीख और दिन तय नहीं हुई है, मगर मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों की माने तो जनवरी के तीसरे सप्ताह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। असल में मकर संक्रांति के पहले तक सूर्य दक्षिणायन में रहेंगे और इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं हो सकते। इसलिए जब मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण में हो जाएंगे, तब ब्राह्मणों और धार्मिक विद्वानों से चर्चा के बाद मुहूर्त निकाला जाएगा। तो एक बार बता दिया है, वो होगा। क्या? सूर्य की किरणें भगवान के ललाट को रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे प्रकाशित करेंगी। राम भक्तों को भव्य और दिव्य मंदिर में अपने आराध्य के विराजने का इंतजार है। इसके लिए रामनगरी में मंदिर बनाने का काम तेजी से जारी है। बताया गया है कि मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लगभग आधे पत्थरों को तराशने का काम पूरा हो चुका है। रामलला का ये भव्य और दिव्य मंदिर शिल्पकला का अद्भुत नमूना होगा, जिसे देखने के लिए देश विदेश से राम भक्त बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचेंगे। पनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद के एक सरकारी स्कूल की। ये स्कूल जो है वो पढ़ाई के साथ साथ संस्कृति, संस्कार और अनुशासन के मामले में नंबर 1 है। खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई की सरकारी स्कूल का मूल मंत्र है। इस स्कूल में बाल संसद भी लगती है। पढ़ाई के साथ मस्ती और मस्ती के साथ पढ़ाई, यही इस स्कूल का नियम है और ये नियम ही इस सरकारी स्कूल की पहचान है। मस्ती की पाठशाला की ये तस्वीरें बिहार के औरंगाबाद जिले की हैं, जहां खेल खेल में बच्चों को अच्छी आदतों की अहमियत बताई जा रही है। रोजाना स्कूल में बच्चों के दिन की शुरुआत नाचने गाने से होती है। यहाँ अध्यापकों की कोशिश छात्रों को किताबी ज्ञान रटाने के बजाय समझाने पर रहता है। पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए टीचर कभी नाटक तो कभी पहेलियों का सहारा लेते हैं। इस सरकारी स्कूल के छात्र ही नहीं, टीचर भी ड्रेस कोड का पालन करते हैं। सभी टीचर सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर स्कूल पहुंचते हैं। 11 तक की संख्या के जानेंगे हम लोग, है ना? स्कूल की दीवारों को फल और फूलों के चित्रों से सजाया गया है, ताकि बच्चों को आसानी से इनके नाम याद हो जाएं। साथ ही दीवारों पर भारत का नक्शा भी बनाया गया है। बच्चे सब रेडी होके आते हैं और आने के बाद चेतना सत्र में भाग लेते हैं। चेतना सत्र में प्रार्थना में मेरा अलग होता है। पीटी के फिर सब बाल सदन जो होता है, उसमें एक बच्ची या बच्चा रोज नेक्स्ट डेट में बात करता है। अब एक परफॉर्मेंस अपना देता है, अंग्रेजी में भी बोलता है, हिंदी में बोलता है। देखते तो कोई नहीं बोल पाता है, लेकिन इसका हमने जब शुरू किया तब सारे बच्चे बोलते हैं। पढ़ा लिखने का तरीका सीखे, अब हम लोग आसानी से पढ़ा लिख सकते हैं ना। खेल खेल में पढ़ाई होने से बच्चों की दिलचस्पी किताबों में बढ़ी है और वो रोजाना खुश होकर स्कूल पहुंचने लगे हैं। प्रार्थना में चेतना सत्र में सभी बच्चों का ड्रेस चेक होता है, बाल चेक, दांत चेक, नेल चेक सब होता है। तो हम लोग चेक करते हैं स्वास्थ्य मंत्री और उप स्वास्थ्य मंत्री। इतनी खूबियों वाले इस सरकारी स्कूल की चर्चा अब वहां के आसपास के इलाकों में भी हो रही है। अभिषेक कुमार सिंह, औरंगाबाद, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक ऐसी खबर दिखाने जा रही हूँ जहाँ पर म्यूजिक ना झोंपड़ी में चलता है। म्यूजिक
देखना चाहोगी? जी बिल्कुल। चले दिखाते हैं। दरअसल ये संगीत से जुड़ी हुई न्यूज है। कहते हैं कि हुनर किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। ऐसे ही गायक से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिसने गरीबी के बावजूद अपने संगीत के हुनर को जिंदा रखा। इस गायक ने एक अनोखा सा स्टूडियो बनाया जहां संगीत की महफिल सजती है। फकीरी में, गरीबी में, मन मारो लगी गयो यार फकीरी, लेडो लगी गयो यार फकीरी में। घाट पर संगीत की महफिल सजी है तंबूरा स्टूडियो में। किसी के हाथ में मजीरा है तो किसी के हाथ में ढोलक, तो कोई हारमोनियम से सुर मिलाता दिखा। कहे कबीर सत्य गुरु मिले पूरा, कहे कबीर सत्य गुरु मिले पूरा, भूले को राह बतावेगा मोरे साथ। तानपुरा और खड़ताल के साथ कलाकारों की इस जुगलबंदी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के कांगसी गांव का ये नजारा बेहद खास और गर्व से भरा है, क्योंकि इस गांव के लाल दीपक ने एक अनोखा तंबूरा स्टूडियो बनाया है। इस स्टूडियो को देखकर इसकी सादगी का सहज ही अंदाजा लग जाता है। झोपड़ी में बनाए गए इस स्टूडियो में गानों की रिकॉर्डिंग और उनकी एडिटिंग का पूरा इंतजाम है। सीमित संसाधन, आर्थिक परेशानी और तकनीक की समझ न होने के बावजूद दीपक ने अपने आत्मविश्वास के बूते ये कारनामा कर दिखाया। ये सामान जितने भी है सब एक एक करके मैंने परचेज किया है, लिया है, क्योंकि एक साथ में हम इतना कर नहीं पाते, इसलिए कहीं मजदूरी करके एक चीज़ लाए, फिर दूसरी लाए, फिर तीसरी लाए, ऐसे करके पूरा सेटअप हमने लगभग 7 से 8 साल हो गए मेरे इस काम को करते हुए। जाल डाल के क्या करे डीमर। दीपक कबीर से लेकर राम तक के भजन गाते हैं और इसी गायकी के हुनर ने उन्हें एक नई पहचान दी। को होई गयो पानी रे मोरे साथ आया। आज उनका ये देसी लेकिन आधुनिक तंबूरा स्टूडियो बड़े बड़े स्टूडियोज को टक्कर दे रहा है। अब वो इस स्टूडियो में नई प्रतिभाओं को तराशने का भी काम करते हैं। मेरा भजन गाने का शौक है और अपने आसपास क्षेत्रों में भी लोग बहुत सारे ऐसे जो है कि भजन गाते हैं, तो मैंने इस चीज़ को इसलिए बनाई है कि ताकि हम सब लोग, हमारी जो संस्कृति है, हमारे इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं गाने वाले, उनकी प्रतिभा को यहाँ हम खुद से रिकॉर्ड करके हम जनमानस के बीच में रखना चाहते हैं। दीपक और उनकी मंडली लगातार संगीत कार्यक्रम नहीं कर पाते, क्योंकि मंडली के ज्यादातर लोग अपना घर चलाने के लिए मजदूरी करते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें वक्त मिलता है, ये सब संगीत साधना में जुट जाते हैं। इन सभी की यही कामना है कि लोग इनके भजनों को सुने और सराहें, ताकि उनके गांव में सदियों से गूंज रहे अनहद के ये स्वर जीवित रहे। विजय मीणा, रतलाम, गुड न्यूज टुडे।